जय हिंद। मैं दीपक कुमार अपने YouTube चैनल दीप एजुकेशन 01 पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एवं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ एवं अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। दोस्त, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी से पहले यह जानना जरूरी है कि उन आयोग के द्वारा पूर्व में आयोजित सभी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, जिससे यह पता चलता है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। क्योंकि मार्केट में अनेक बुक उपलब्ध हैं, परंतु आपको सफलता कुछ सेलेक्टेड बुक ही दिलाएंगे। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आगे आयोजित होने वाले एग्ज़ाम सेकेंड BSSC 10+2 2023 एवं BSSC CGL 4 आदि एग्ज़ाम के लिए यह प्रीवियस ईयर का सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें कुल 12 सेट का सीरीज है जो BSSC द्वारा पूर्व में आयोजित एग्ज़ाम के स्मृति पर आधारित है। इसमें प्रारंभ करते हैं सेट 1 जो 18/12/2011 में BSSC के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें सबसे पहले देखेंगे, यह है केंद्रीय 1 नंबर का क्वेश्चन है। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र खड़गवासला में अवस्थित है। खड़गवासला में अवस्थित है। खड़गवासला में NDA का भी मुख्यालय है और इसमें जैसे भारत का प्रथम विद्युत परियोजना कर्नाटक के शिवसुंदरम में अवस्थित है। और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देख लेते हैं। जैसे भारत का प्रथम जल विद्युत परियोजना कर्नाटक के शिवसुंदरम में 1902 ईस्वी में शुरू किया गया था। यह शिवसुंदरम परियोजना कावेरी नदी पर अवस्थित है। अब देखते हैं, ये कोयना जल विद्युत परियोजना भारत का सबसे बड़ा पूर्ण पनबिजली विद्युत संयंत्र है। अब फिर एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। देश का सबसे पुराना जल विद्युत परियोजना की शुरुआत 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग में हुई थी। दामोदर घाटी निगम भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, जिनका प्रारंभ 1948 ईस्वी में स्थापित किया गया था। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन का रहा है, दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र के द्वारा धोखा मिला एवं ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया? तो इनका आंसर होगा तात्या टोपे। इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को देख लेते हैं। जैसे नाना साहब है, कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे 1857 में। वीर कुंवर सिंह थे, आरा से कर रहे थे। खान बहादुर खान थे, ये बरेली से कर रहे थे। इसमें जैसे तात्या टोपे को अपने मित्र के द्वारा धोखा मिला था, जिस कारण वो ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया और मार दिया गया। तात्या टोपे को उनके एक विश्वसनीय मित्र मान सिंह ने धोखा देकर पकड़वा दिया था। 1857 के नायक देख लेते हैं। वीर कुंवर सिंह, ये जगदीशपुर आरा से नेतृत्व के। नाना साहेब कानपुर से। बख्त खां जो बहादुर शाह जफर का एक सेना नायक था, वो दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे। बेगम हजरत महल लखनऊ से कर रहे थे। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से कर रहे थे। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से कर रहे थे। खान बहादुर खान बरेली से कर रहे थे। नाना साहेब सन 1857 ईस्वी के क्रांति से तात्या टोपे के साथ मिलकर विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, तात्या टोपे का वास्तविक नाम। इसे अंग्रेज़ों ने फांसी की सज़ा दी 18 अप्रैल 1859 को। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन देखते हैं।
यह हो तीसरा क्वेश्चन। इसमें है 1829 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसमें अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता कर रहे थे। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित किया गया था। 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू किया था। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य भी रखा गया था। और देख लेते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स को। 1928 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किया था। 1905 ईस्वी में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। बाल गंगाधर तिलक, ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक कभी भी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं किए थे। 1931 में कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, जिसमें मौलिक अधिकार और आर्थिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया था। अब देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन को। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा है? महात्मा गांधी के दर्शन से लगभग 6-7 मौलिक कर्तव्य थे नीति निर्देशक तत्व थे जो जुड़े हुए थे। तो देख लेते हैं उनको बारीकी से। जैसे ग्राम पंचायत की स्थापना, इसका आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायतों की स्थापना, 4 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं ग्राम पंचायत की स्थापना नीति निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा है। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है। महात्मा गांधी के कुछ देख लेते हैं। महात्मा गांधी के सिद्धांत से जुड़े हुए अनुच्छेद 39 का सी, जिसमें यह कहा है धन का समान वितरण, ये महात्मा गांधी के सिद्धांत से जुड़े हुए थे। और अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन, ये भी महात्मा गांधी के सिद्धांत से जुड़े हुए थे। अनुच्छेद 42 प्रसूति सहायता, ये भी महात्मा गांधी के सिद्धांत से जुड़े हुए थे। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन, ये भी महात्मा गांधी के सिद्धांत से जुड़े हुए थे। अनुच्छेद 49 स्मारक स्थान वस्तुओं का संरक्षण, ये भी गांधी जी के सिद्धांत से जुड़े हुए थे। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना, ये भी जुड़े हुए थे। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देख लेते हैं पाँचवा क्वेश्चन को। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता संबंधित थे कांस्य युग से संबंधित थे। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित थे। हड़प्पा सभ्यता की सिंधु सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाने जाते हैं। कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम 2350 से 1750 BC है। इनकी खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किए थे। यह वर्तमान समय में रावी नदी के किनारे पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में अवस्थित है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो 5 का आंसर हो जाएगा ए कांस्य युग से संबंधित। अब देख लेते हैं 6। भारत तथा चीन के बीच कौन सी सीमा, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा, तो मैकमोहन रेखा है। मैकमोहन रेखा इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स को। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। अब देख लेते हैं रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान या 1947 में निर्धारित किया गया था। मैकमोहन रेखा का निर्धारण भारत चीन के बीच 1914 में किया गया था। डूरन रेखा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को अलग करती है। उसके बाद 17वीं समांतर रेखा उत्तरी वियतनाम एवं दक्षिणी वियतनाम को अलग करती है। 49वीं समांतर रेखा USA एवं कनाडा को अलग करती है। हिडेनबर्ग रेखा जर्मनी एवं पोलैंड को अलग करती है। मैगिनॉट रेखा जर्मनी एवं फ्रांस को अलग करती है। ऑर्डरनीसे रेखा जर्मनी एवं पोलैंड को अलग करती है।
अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। और एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, जिस क्वेश्चन में स्टार लगा हुआ है वो क्वेश्चन को आप लोग कोशिश कीजिएगा कि एक नोट्स बना के उन क्वेश्चनों को एक सिलेक्टेड रखे रहें, ताकि ये अच्छा क्वेश्चन है। अब देख लेते हैं, ये है, इसमें ये सजाने के लिए दिया गया है। PSLV 3 का लॉन्च 2001 में हुआ था। बांग्लादेश का बनना 1971 ईस्वी में। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना 1975 ईस्वी में। 36वां संविधान संशोधन के द्वारा पोखरण 1 परीक्षण 1974 में हुआ था। ये सजाया गया है, तो इनका आंसर ए हो जाएगा। अब देख लेते हैं 7 के लिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को। पश्चिमी पाकिस्तान की तत्कालिक सरकार के अन्य एवं विरुद्ध 1971 में भारत के सहयोग से एक युद्ध के बाद बांग्लादेश का उद्भव हुआ। बांग्लादेश की राजधानी ढाका तथा मुद्रा टक्का है। बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च को मनाता है। पोखरण 1 का परीक्षण 1974 ईस्वी में एवं पोखरण 2 का परीक्षण 1998 ईस्वी में हुआ था। पोखरण 1 का परीक्षण कोड था स्माइलिंग बुद्धा एवं पोखरण 2 का परीक्षण 11 एवं 13 मई को हुआ था। भारत राज्यों का एक संघ है। भारत राज्यों का संघ है। इसमें 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू एवं कश्मीर एवं लद्दाख का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 2019 को प्रभावी हुआ था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा वैसे कुल 13 देशों से गुजरती है, जो ऑप्शन के अनुसार ये हो जाएगा बी, कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया। अब देखते हैं क्वेश्चन 8 के लिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को। 1 डिग्री देशांतर का भूमध्य रेखा पर दूरी 1 से 11.32 किलोमीटर होता है। भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा पर 21 मार्च और 23 सितंबर, अर्थात इसको शॉर्टकट में सीमा बोल सकते हैं। सितंबर और मार्च सीमा, दिन और रात बराबर होता है। भूमध्य रेखा पर कुल 13 देश से होकर गुजरती है। एशिया का सबसे पहले देख लेते हैं दक्षिण अमेरिका के देश। दक्षिण अमेरिका के देश हैं इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। उसके बाद देख लेते हैं अफ्रीका के देश। अफ्रीका के युगांडा, केन्या, सोमालिया, गैबोन, कांगो गणराज्य से गुजरते हैं। अब देखते हैं एशिया के देश, मालदीव, इंडोनेशिया, किरावती, इतने देश से होकर के गुजरते हैं। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी है, जबकि कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है, जबकि मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार क्रॉस करती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो 8 का आंसर हो जाएगा बी। 9 देखते हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भारत का भ्रमण किया था? ये किनके शासनकाल में किया था, ये इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत भ्रमण किया था, और फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत भ्रमण किया था। अब क्वेश्चन 10 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स को देख लेते हैं। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था 1979 ईस्वी में। इन्होंने 1950 में सर्वोदय योजना का प्रारंभ जयप्रकाश नारायण ने किया था। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था। जयप्रकाश नारायण ने 1970 के दशक में इंदिरा गांधी को पदच्युत करने के लिए आंदोलन चलाया था। जयप्रकाश नारायण का जन्म बिहार के सिताव दियारा में 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1999 ईस्वी में मरणोपरांत भारत सरकार ने इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया था। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को।
क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? इनका आंसर होगा APJ अब्दुल कलाम। मेरी कहानी जवाहरलाल नेहरू। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक अरुंधति राय है। क्वेश्चन 11 के लिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स को देख लेते हैं। APJ अब्दुल कलाम विंग्स ऑफ फायर के लेखक है। APJ अब्दुल कलाम की अन्य रचना जैसे इग्नाइटेड माइंड्स, यू आर बोर्न टू ब्लॉसम, टेक माई जर्नी बियॉन्ड, उसके बाद है इंडिया 2020, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, इंडिया माई ड्रीम आदि पुस्तक है। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया पुस्तक ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मेरी कहानी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया आदि। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक अरुंधति राय हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन 12। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर अवस्थित है? भाखड़ा नंगल बांध सतलज नदी पर अवस्थित है। अब क्वेश्चन 12 के लिए तो कुछ देख लेते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट को। भाखड़ा नंगल बांध सतलज नदी पर अवस्थित है। यह भारत का पहला बांध परियोजना है, भाखड़ा नंगल परियोजना। अब कुछ और बांध को देख लेते हैं, जैसे रावी नदी पर रंजीत सागर बांध, चिनाब नदी पर दुलहस्ती परियोजना या सलाल परियोजना है, गंगा नदी पर परक्का परियोजना, बेतवा नदी पर माता टीला परियोजना, ताप्ती नदी पर उकाई परियोजना, ताप्ती नदी पर काकड़ापड़ा परियोजना भी है, महानदी पर हीराकुंड परियोजना है। और क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी में वर्णन है, कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास का वर्णन है। कल्हन ने संस्कृत भाषा में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सबसे पहले प्रयास किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य के द्वारा लिखा गया पुस्तक अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र अर्थात वह उनके शासन पर आधारित था, जिसमें मौर्योगिन ज्ञान मिलती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। राजा राम मोहन राय संस्थापक थे। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन 14 के लिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट, जैसे आत्मीय सभा वेदांत कॉलेज। आत्मीय सभा और वेदांत कॉलेज इनकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मारंग पांडुरंग और इनके साथ कुछ और सहयोगी भी थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। बेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किए थे। वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने किए थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। मैगीनॉट रेखा किन देशों के मध्य अवस्थित है? जर्मनी और फ्रांस के बीच अवस्थित है। अब क्वेश्चन नंबर 15 के लिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। मैगीनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी और फ्रांस को अलग करती है। USA और कनाडा के मध्य 49वीं समांतर रेखा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य डूरन रेखा। भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा। भारत चीन के बीच मैकमोहन रेखा। जर्मनी पोलैंड के बीच हिंडनबर्ग रेखा और ऑर्डरनिस रेखा है। रूस फिनलैंड के बीच मैनरहेम रेखा है। फ्रांस और जर्मनी के बीच मैगीनॉट रेखा और सीजफ्राइड रेखा है। उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम के 17वीं समांतर रेखा है। उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया के बीच 38वीं समांतर रेखा है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ अवस्थित है? यह चीन में अवस्थित है। सतलज, ब्रह्मपुत्र और सिंधु तीनों यह नदी एक ही जगह से निकलते हैं, तिब्बत के पठार से, जो लगभग अभी चीन में पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स को देख लेते हैं। सतलज नदी का उद्गम स्थल चीन अर्थात तिब्बत में स्थित है। सतलज नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास राकस ताल से निकलती है। सतलज नदी चिनाब नदी से मिलती है। दोनों नदियां मिलकर पंचनद का निर्माण करती है। सतलज नदी पर भाखड़ा नंगल परियोजना बांध अवस्थित है। यह शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटती हुई पंजाब में आती है, अर्थात सतलज नदी शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटती है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर झील के पास
सनोख्या बाब हिमनद से होती है। गंगा का उद्गम गंगोत्री से, यमुना का उद्गम यमुनोत्री से तथा गंडक का उद्गम नेपाल से होती है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 में बताया गया भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार, इसमें क्वेश्चन अच्छा से पढ़िएगा, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था। रूपरेखा को 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अंगीकार किया था। अब देख लेते हैं क्वेश्चन 17 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में रूपरेखा को अंगीकार किया था। स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय ध्वज पहली बार 14 अगस्त 1947 ईस्वी की मध्य रात्रि में लाल किले पर फहराया गया था। उसके बाद देख लेते हैं राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र है वह भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया। इसमें 24 स्पोक या तिलियां हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगों को पिंगले वेंकैया ने डिजाइन किया था। इनका रंग नेवी ब्लू है। चक्र का रंग, भारध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 18 में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था। भारतीय राष्ट्रगान पूछा गया है। राष्ट्रगान पहली बार 1911 ईस्वी में गाया गया था। अब देख लेते हैं क्वेश्चन 11 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को। 1911 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया था। 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन गाया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता 1911 ईस्वी में पंडित विशन नरेंद्र धर किए थे। भारत सरकार ने ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण, भारत सरकार ने 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था। यह इनकी अवधि 52 सेकंड होती है, परंतु शॉर्ट में गाने के लिए 20 सेकंड होती है। इसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी में भारत भाव की विधाता के नाम से प्रकाशित किया था। अब देख लेते हैं क्वेश्चन 19 को। क्वेश्चन 19 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 19 में भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे माने जाते हैं? इनका आंसर होगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन। अब देख लेते हैं क्वेश्चन 19 के कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को। डॉक्टर वर्गीज कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। भारत में इन्होंने श्वेत क्रांति अर्थात दूध उत्पादन में सर्वोच्च तरक्की करवाया था। इन्हें मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इनकी मृत्यु सितंबर 2012 में हो चुकी है वर्गीज कुरियन की। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल आम है। अब देख लेते क्वेश्चन 20 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को। भारत की राष्ट्रीय मिठाई पूछेंगे तो वो जिलेबी है। राष्ट्रीय फूल कमल है, जिनका वैज्ञानिक नाम नीलम्बियन न्यूसिफेरा है। राष्ट्रीय वृक्ष पूछेंगे बरगद है, जिनका वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंगेलेसिस है। राष्ट्रीय पशु पूछेंगे तो बाघ है, जिनका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। राष्ट्रीय विरासत पशु पूछेंगे हाथी है, जिनका वैज्ञानिक नाम एलिफेंट्स मैक्सिमस है। राष्ट्रीय खेल पूछेंगे हॉकी है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। क्वेश्चन 21 में बताया गया है दुनिया का नवीनतम देश कौन है? अर्थात जो लेटेस्ट समय बना हुआ था वो तो उस समय दक्षिणी सूडान गणतंत्र था, वही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 21 से कुछ संबंधित पॉइंट्स को देखते हैं। दुनिया का नवीनतम देश दक्षिणी सूडान गणतंत्र है। सूडान से अलग होकर दक्षिणी सूडान 2011 में अलग स्वतंत्र गणतंत्र हुआ था। इनकी सूडान की राजधानी दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा है, जबकि सूडान की राजधानी खार्तूम है। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी मिस्र देश को पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में विभाजित करती है। अफ्रीका के प्रमुख कुछ देश देख लेते हैं, जैसे मिस्र की
राजधानी काहिरा, सोमालिया की राजधानी मोगादिशु, सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया, केन्या की राजधानी नैरोबी, जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे, बुरुंडी की राजधानी बंजुम्बरा, घाना की राजधानी अक्रा, नाइजर की राजधानी नियामी है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन 22 को न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन है? न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश बिहार है और अधिकतम केरल है। क्वेश्चन नंबर 22 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स को देख लेते हैं। न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश बिहार है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर 63.82% है। सबसे उच्च साक्षरता दर केरल राज्य का है, जिनका 93.91% है। बिहार सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है। 11 से 6 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। न्यूनतम घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। क्वेश्चन नंबर 23 में सम्राट अशोक जिसने 40 वर्ष तक मगध पर राज किया था की राजधानी उस समय नाम था पाटलिपुत्र था। अशोक के समय मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थे। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 से कुछ संबंधित एक्स्ट्रा पॉइंट्स को। सम्राट अशोक जिसने 40 वर्ष तक भारत में राज किया था की राजधानी उस समय पाटलिपुत्र हुआ करता था। महाराजा अशोक मौर्य वंश से संबंधित है। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार तथा बिंदुसार का पुत्र अशोक अर्थात अशोक का दादा चंद्रगुप्त मौर्य थे। अशोक 269 ईस्वी पूर्व मगध के सिंहासन पर बैठा था। मौर्य शासकों में अशोक एवं उनका पुत्र दशरथ बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग विजय प्राप्त किया था। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य के 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो वह कौन है? वो अपने बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। अब क्वेश्चन नंबर 24 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य के 2 बार मुख्यमंत्री रहा बिहार से संबंधित है वो नीतीश कुमार। रिकॉर्ड 7 बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। नीतीश कुमार प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक मुख्यमंत्री थे। नीतीश कुमार का जन्म बिहार के बख्तियारपुर में हुआ था। कुछ समय को छोड़ दे तो वर्ष 2005 से वर्तमान समय तक लगातार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं नीतीश कुमार जी। वर्ष 2000 में प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन 7 दिन के बाद ही उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा था। 2001 से 4 तक भारत के रेल मंत्री भी नीतीश कुमार जी रह चुके हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। क्वेश्चन नंबर 25 में यह बताया गया है कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? आसियान का सदस्य बांग्लादेश नहीं है। आसियान में कुल अभी वर्तमान समय में 11 देश हैं। वर्तमान समय में 11 देश हैं। आसियान का फुल फॉर्म देख लेते, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है। आसियान अर्थात दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन में शामिल सदस्यों को देख लेते हैं। म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, ब्रुनई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और 11वें और लेटेस्ट देश हैं तिमोर लेटे। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 ईस्वी को इनका मुख्यालय इंडोनेशिया है। 14 अगस्त 1996 से भारत इनका पूर्ण संवाद सहभाग है, अर्थात भारत भी इनमें पार्टिसिपेट करते हैं। वर्तमान में इनका सदस्य देश कुल 11 हो चुके हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। क्वेश्चन नंबर 26 है, उस राज्य का नाम बताइए जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। वो है बिहार। बिहार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। अब देख लेते हैं क्वेश्चन 26 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को। बिहार राज्य से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। सदाकत आश्रम की स्थापना मजरूल हक ने किया था। महाप्रयाण घाट पटना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजातशत्रु
या अजातशत्रु एवं देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था, बिहार में। अब क्वेश्चन 27 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु थे। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना साहिब में हुआ था। इन्होंने खालसा पंथ पाहुल प्रणाली की शुरुआत किया था। इन्होंने अपने आप को सच्चा बादशाह या पादशाह कहा था। इनकी हत्या 8 अक्टूबर 1708 ईस्वी में नांदेड़ में गुल खान नामक व्यक्ति या पठान थे वो कर दिए थे। अब देख लेते हैं क्वेश्चन 28। क्वेश्चन 28 को देख लेते हैं। 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस विभाग के मंत्री बनाए गए थे? यह आंसर हो जाएगा इनका खाद्य एवं कृषि मंत्री, खाद्य एवं कृषि मंत्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1946 में गठित अंतरिम सरकार के खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। रेल मंत्री उस टाइम अरुणा आसफ अली थे। रक्षा मंत्री उस टाइम बलदेव सिंह थे। गृह सूचना प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उद्योग और आपूर्ति मंत्री जॉन मथाई थे। श्रम मंत्री जगजीवन राम थे। अब देख लेते हैं क्वेश्चन 29 को। अब देख लेते हैं क्वेश्चन 29। यह है कि वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? यह न्यूजीलैंड है। क्वेश्चन 29 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देखें। वैश्विक तापमान काफ़ी बढ़ चुका है, इसको लेकर के न्यूजीलैंड ने अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव पारित किया है। यह विश्व का ऐसा करने वाला पहला देश है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन 30 को। एक चीज़ और आप लोग से बार बार बोल रहा हूँ कि जिसमें ए स्टार लगा हो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको पेन डाउन करते जाइएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का उल्लेखनीय उन्नति की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का पूर्ण संसाधनीकरण। इसका आंसर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 30 के लिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स को देख लेते हैं। इस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का उल्लेखनीय योगदान रहा था। इनकी स्थापना तमिलनाडु में किया गया था। अब देख लेते हैं क्वेश्चन 31 को। क्वेश्चन 31। इच्छा मृत्यु। क्वेश्चन 31। इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला विश्व का पहला देश नीदरलैंड हो गया है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन 31 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स को। इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश नीदरलैंड है। ऑस्ट्रेलिया में इच्छा मृत्यु अवैध है। जापान में विशेष परिस्थिति में इच्छा मृत्यु की अनुमति है। भारत में आईपीसी धारा 309 के अंतर्गत आत्महत्या को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन 32 को। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया था? वह है चुनाव आयोग। अब क्वेश्चन 32 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। भारत के संविधान की किसी धारा के तहत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया पहला आयोग चुनाव आयोग थे। चुनाव आयोग अर्थात निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संस्था है। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। भारत के संविधान में अनुच्छेद 324 से 329 के मध्य चुनाव आयोग से संबंधित प्रावधान है। वर्तमान में भारत की मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन 33 को।
क्वेश्चन 33 में दिया गया विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक स्थल दावोस कहाँ अवस्थित है। अर्थात यह पूछा गया दावोस जो शहर है वो कहाँ अवस्थित है, या स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन 33 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 1971 ईस्वी में किया गया था। जेनेवा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर क्लॉस एम श्वाब के इनके संस्थापक हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। देख लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 को देख लेते हैं। ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बैल पार्कर कप प्रदान किया जाता है, और उनका आंसर होगा मुक्केबाजी। क्वेश्चन 34 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। जैसे क्रिकेट से संबंधित कप रणजी ट्रॉफी, देवघर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, सी केनेडी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी है। फुटबॉल से संबंधित कप है डेविस कप, मर्डेका कप, संतोष ट्रॉफी, रॉबर्ट्स कप, DCM ट्रॉफी, फेडरेशन कप। और हॉकी से संबंधित कप है आगा खां कप, बेटन कप, ध्यानचंद ट्रॉफी। अब क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। क्वेश्चन में 35 है प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किस नदी के मध्य अवस्थित है। इनका आंसर होगा सिंधु और झेलम। क्वेश्चन नंबर 35 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देखते हैं। सिंधु प्राचीन नगर तक्षशिला सिंधु और झेलम के बीच अवस्थित है। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर के निकट सानो खोबाव सीन का बौव ग्लेशियर से निकलती हैं। भारत में लेह में प्रवेश करती है, फिर पाकिस्तान तथा वहां से अरब सागर में गिर जाती है। सिंधु नदी समूह की 5 महत्वपूर्ण नदी हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी उपन्यास आनंद मठ द्वारा प्रसिद्ध हुआ था। यह इनका आंसर होगा सन्यासी विद्रोह। अब क्वेश्चन 36 से कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा के आनंद मठ के उपन्यास आनंद मठ से सन्यासी विद्रोह प्रसिद्ध हुआ था। आनंद मठ से ही भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया था। सन्यासी विद्रोह केना सरकार के नेतृत्व में 1766 से 1800 तक बिहार बंगाल में चला था। भील विद्रोह 1825 से 31 तक पश्चिमी घाट में चला था। अहोम विद्रोह 1828 में चला था। अब देख लेते हैं क्वेश्चन 37 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में हुआ है, सही है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में हुआ, सही है। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक में हुआ था, बल्कि आंध्र प्रदेश में नहीं हुआ था। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में हुआ था। अब देख लेते हैं क्वेश्चन 38 को। क्वेश्चन 38 निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है। तो गंगूबाई हंगल है। अब क्वेश्चन 38 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। गंगूबाई हंगल हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है और लीला सैमसंग सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वह भारतनाट्यम में निपुण है। लीला सैमसंग स्वप्न सुंदरी कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन 39 है ये। कोलंबो से अल्मेडा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभव पर आधारित है, अर्थात किसके से संबंधित है। तो ये इनका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। अब क्वेश्चन 39 एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्वेश्चन 39 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को। स्वामी विवेकानंद के अनुभव पर कोलंबो से अल्मेडा तक का व्याख्यान आधारित है। अब कर्म योग, ज्ञान योग, राजयोग अर्थात योग जिसमें लगा हो पुस्तक स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखा गया है। प्रबुद्ध भारत ये भी क्वेश्चन एक अच्छा है। स्वामी विवेकानंद के द्वारा निकाला गया मासिक पत्रिका थे। प्रबुद्ध भारत ये पत्रिका थे, ये पुस्तक नहीं थे। अब देख लेते हैं क्वेश्चन 40। अब क्वेश्चन 40 में बोला गया है वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कौन है। तो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष जनरली भारत में प्रधानमंत्री ही होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 40 से कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स
से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। भारत का प्रधानमंत्री वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, पुरातत्व विभाग, अंतरिक्ष विभाग के भी अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन 41 को। क्वेश्चन 41 में बोला गया है, भारत में हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन है और श्वेत क्रांति के वर्गीज कुरियन। अब क्वेश्चन 41 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 66 से 67 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं, गन्ना, मक्का, बाजरा आदि के फसलों के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुए थे। नॉर्मन बोरलॉग नोबेल पुरस्कार विजेता एक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे जिन्हें हरित क्रांति का जनक विश्व में बोले जाते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन 42, श्री कुमार बनर्जी किससे संबंधित हैं? श्री कुमार बनर्जी परमाणु ऊर्जा आयोग से संबंधित है। अब क्वेश्चन 42 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। श्री कुमार बनर्जी ऊर्जा आयोग से संबंधित है। वर्तमान में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कमलेश नीलकंठ व्यास हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन 43, राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान हैदराबाद में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग पेन डाउन कर लीजिएगा। 43 के क्वेश्चन से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। राष्ट्रीय भूभौतिकी संस्थान कहाँ है? हैदराबाद है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डायग्नोस्टिक कहाँ है? इसका मुख्यालय हैदराबाद है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का मुख्यालय मुंबई है। भारतीय मौसम वैधशाला का मुख्यालय पुणे है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय चेन्नई है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन 44, वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े थे, वह आंसर हो जाएगा इनका लिएंडर पेस। क्वेश्चन 44 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स को, लिएंडर पेस को इंडियन एक्सप्रेस के नाम से भी जाने जाते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन 45। क्वेश्चन 45 में है, लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? लव शब्द जो है ना टेनिस से संबंधित है। क्वेश्चन 45 से संबंधित कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे क्रिकेट से संबंधित LBW, पॉपिंग क्रीज, स्ट्रोक्स, गुगली, हुक, थर्ड मैन, ये क्रिकेट से संबंधित है। अब देख लेते हैं पोलो जैसे बैकर, चक्कर, चुक्का, बंडर, ये पोलो से संबंधित है। बैडमिंटन से संबंधित शब्द ड्यूस, क्रॉस शॉट, नेट फॉल्ट, डबल फॉल्ट, ये सब बैडमिंटन से संबंधित है। बिलियर्ड से संबंधित शब्द को देख लेते हैं, क्यू, ब्रेक, पॉन्ट, कौन सा, हेजडे, ये बिलियर्ड से संबंधित है। बेसबॉल से संबंधित कुछ शब्द देख लेते हैं, जैसे डायमंड, होम, बेसमैन आदि हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन 46। 2014 में राष्ट्रमंडल खेल किस देश में आयोजित? 2014 में स्कॉटलैंड में आयोजित किया गया था। 2022 में हांगझोउ, जो एक चीन का शहर है, वहाँ आयोजित किया गया था। अब देख लेते हैं क्वेश्चन 47, वृंदावन गार्डन कहाँ अवस्थित है? वृंदावन गार्डन मैसूर में अवस्थित है। वृंदावन गार्डन। क्वेश्चन नंबर 47 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स को भी देख लेते हैं, जैसे वृंदावन गार्डन मैसूर में अवस्थित है, जबकि वृंदावन एक शहर मथुरा यूपी में अवस्थित है। श्रीरंगपट्टनम मैसूर कर्नाटक में अवस्थित है। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, यहाँ एक क्रिकेट स्टेडियम भी अवस्थित है धर्मशाला में। ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद मिगू झील हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। नवग्रह महल उड़ीसा में अवस्थित है। सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में अवस्थित है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48, उस राज्य का नाम बताइए जहां अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। वो राज्य है बिहार। क्वेश्चन 48 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। बिहार राज्य की अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं, कुल 5 व्यक्ति बने हैं। इसमें बिहार राज्य के केंद्रीय मंत्री रह चुके ललित नारायण मिश्र पहले व्यक्ति हैं, दूसरे जॉर्ज फर्नांडिस हैं, तीसरा रामविलास पासवान, चौथा नीतीश कुमार और पांचवा लालू प्रसाद यादव हैं।
भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई थे। वर्तमान में भारत के रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव हैं। अश्वनी वैष्णव को संचार और इलेक्ट्रिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का भी अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है? ग्रेग जॉन्स होगा इनका आंसर होगा। ग्रेग जॉन्स ये एक टेनिस खिलाड़ी है। अब क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। श्री एच.आर. भारद्वाज राज्यपाल हैं। उस टाइम में कर्नाटक के राज्यपाल थे। कर्नाटक के वर्तमान में राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। क्वेश्चन नंबर 50 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे बिहार में अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राजस्थान में अशोक गहलोत, मिजोरम में जोरमथंगा है, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, त्रिपुरा में बिप्लब कुमार देव, छत्तीसगढ़ में श्री भूपेश पटेल, उत्तराखंड में श्री पुष्कर सिंह धामी है। अब क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं। ये हम जीके के क्वेश्चन को करेंगे इस सीरीज के तहत। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? बर्ड फ्लू इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर इसमें टिक नहीं किया हुआ, ये आंसर होगा H5N1। और स्वैन फ्लू कहेगा तो स्वैन फ्लू N1 H1N1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। एवियन फ्लू वायरस एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा वायरस है जो मुख्य रूप से पक्षियों को संक्रमित करता है। यह वायरस मनुष्य को भी संक्रमित कर सकता है। इस तरह के फ्लू अक्सर ही बीमारी पक्षियों के संपर्क में आने से होता है। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैल सकते हैं। बर्ड फ्लू, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार H5N1 के कारण संक्रमित लोगों की मृत्यु दर 60% है। अर्थात जितने व्यक्ति को बीमारी हुए हैं उसमें से 60% की मृत्यु हो चुकी है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में बोला गया है मोबाइल सिम कार्ड जो होता है सिम SIM, सिम का अर्थ क्या होता है? तो इनका आंसर हो जाएगा सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल होता है। क्वेश्चन नंबर 53 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। सिम सब्सक्राइब आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा भारी पिंड सायंकाले या रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है? यह शुक्र ग्रह है। इसे भोर की तारा या सांझ की तारा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 से संबंधित क्वेश्चन नंबर 54 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स को देख लेते हैं। शुक्र, जिनका इंग्लिश नाम है वेनस, पृथ्वी का निकटतम ग्रह है जिसे पृथ्वी की भागनी ग्रह भी कहा जाता है। शुक्र सौरमंडल का छठा सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध है। शुक्र और अरुण ग्रह को छोड़कर बाकी सारे ग्रह पृथ्वी के भांति पश्चिम से पूर्व की तरफ घड़ी की उल्टी दिशा में घूमते हैं। शुक्र और वरुण पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन 55 को देख लेते हैं। समुद्र या शीतल पवन बहती है दिन में समुद्र से भूमि की ओर। इनका आंसर B नंबर हो जाएगा। अब देख लेते हैं आगे के क्वेश्चन को, जीके को। क्वेश्चन नंबर 58 को देखते हैं। यदि बोल रहा है यहाँ पे, यदि एक पेंडुलम से डोलन करने वाले घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी क्या होगी? घड़ी सुस्त हो जाएगी। इनका फार्मूला होता है T = 2π√L/G, अर्थात G घटेगा तो T बढ़ेगा, T बढ़ेगा तो घड़ी सुस्त हो जाएगा। तो देख लेते हैं क्वेश्चन 58 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स को। यदि वस्तु एक निश्चित समय के बाद एक निश्चित मार्ग पर बार बार अपनी गति दोहराती है तो वस्तु की गति आवर्ती गति कहलाती है। एक कंपन या डोलन पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाती है। आवृत्ति N बराबर होता है 1/T होता है। सरल लोलक
का सूत्र तो ये होगा T/2π√L/G। देखते हैं सरल लोलक की घड़ी को पहाड़ या चंद्रमा पर ले जाए तो आवर्तकाल बढ़ेगा और घड़ी सुस्त हो जाएगी। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59 को देख लेते हैं। जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में गुजरती है तो कौन से परिवर्त प्रभावित होंगे? तो क्या प्रभावित होंगे जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में अर्थात विरल से सघन माध्यम में जाएंगे तो केवल तरंगदैर्घ्य और वेग प्रभावित होंगे। क्वेश्चन नंबर 59 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स को देख लेते हैं। जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती हैं तब केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग प्रभावित होते हैं। प्रकाश की तरंगें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर आवृत्ति अप्रभावित रहते हैं, अर्थात आवृत्ति नहीं बदलते हैं। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर वह अपने वास्तविक मार्ग से विचलित हो जाते हैं। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें प्रकाशीय विरल माध्यम से प्रकाशीय सघन माध्यम में प्रवेश करती है जो वह माध्यम के पृष्ठ पर खींचे गए लंब की ओर मुड़ जाती है। प्रकाशीय सघन माध्यम में प्रकाश का वेग कम जबकि विरल माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक हो जाता है। प्रकाश की किरणें विरल से सघन में प्रवेश करती है तो उनका चाल एवं तरंगदैर्घ्य घट जाती है। अब देख लेते हैं आगे की क्वेश्चन, जीके के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 60 है। क्वेश्चन नंबर 60 में ये बोला गया है एक पिंड कुल दूरी का आधा भाग v1 वेग से यात्रा करता है तथा शेष आधा भाग v2 से यात्रा करता है तो उस पिंड का औसत वेग क्या होगा? औसत वेग इसका ये फार्मूला होता है 2v1v2 इंटू 2v1v2 बाय v1 प्लस v2। इनका ये फार्मूला होता है, इनको याद रखना होगा। उसके बाद आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। एक्स किरणें का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है क्योंकि एक्स किरण क्यों किया जाता है क्रिस्टलीय संरचना के अध्ययन के लिए, ये पूछा गया है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। एक्स किरणें की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टलीय के अंतर परमाणु की दूरी के परिणाम की कोटि समान होती है। क्वेश्चन नंबर 61 यही आंसर बी होगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को इससे संबंधित। एक्स किरणें का उपयोग क्रिस्टलीय संरचना के अध्ययन में किया जाता है क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी परिणाम की कोटि समान होती है। यह सिद्धांत एक्सरे विवर्धन के ब्रॉग नियम द्वारा सिद्ध किया गया है। एक्स किरण की खोज रोंटेजेन ने किया था। एक्स किरण का उपयोग शल्य चिकित्सा में और हड्डी के एक्सरे में, उसके बाद सीटी स्कैन में, रेडियोग्राफी में धातु की शुद्धता का पता लगाने में किया जाता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62। मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। मनुष्य के रेटिना बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होता है। रेटिना पर्दे की भांति कार्य करता है। यह छड़ तथा शंकु से बना होता है। रेटिना में जहाँ रॉड एवं कोन्स की संख्या अधिक होती है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62 के कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स को देख लेते हैं। रेटिना में जहां रॉड एवं कोन्स की संख्या अधिक होती है वहां प्रतिबिंब बहुत ही अस्पष्ट बनता है। इस क्षेत्र को पीत बिंदु या येलो पॉइंट कहते हैं। मानव नेत्र उत्तल लेंस का होता है। इनका उत्तल लेंस की तरह होता है। इनका अपवर्तनांक 1.46 होता है। नेत्र का अंग आइरिस पर, नेत्र का रंग जो होता है वो आइरिस पर निर्भर करता है। आइरिस नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश का मात्रा को नियंत्रित करते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63।
क्वेश्चन नंबर 63, सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिया विलिंकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य अर्थात जिप्सम क्यों मिलाया जाता है। जिप्सम या सेटिंग दर को मंदित करने के लिए, अर्थात जिप्सम इसलिए मिलाया जाता है कि ताकि जमने की दर को धीमा कर सके, और एल्युमिना इसलिए मिलाया जाता है ताकि जल्दी सीमेंट को जमा दे। क्वेश्चन नंबर 63 से कुछ एक्स्ट्रा संबंधित एक्स्ट्रा पॉइंट्स को देख लेते हैं। सीमेंट कैल्शियम एल्युमिनियम तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। कुछ जैसे CaO यह चूना कहलाता है, SiO2 सिलिका कहलाता है, Al2O3 एल्युमिना कहलाता है, Fe2O3 फेरस ऑक्साइड है, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड है। जिप्सम का फार्मूला हो जाता है CaSO4 × 2H2O होता है। और कुछ पॉइंट है जैसे बालू प्लस सीमेंट के मिश्रण को क्या कहा जाता है। बालू और सीमेंट के मिश्रण को गारा या मोटर कहा जाता है। इसमें बालू सीमेंट कंक्रीट और जल ये सारे मिश्रण को कहा जाता है कंक्रीट सीमेंट। इसमें फिर बालू सीमेंट कंक्रीट प्लस जल प्लस छड़ सब मिला देंगे तो प्रबलित कंक्रीट सीमेंट होता है। सीमेंट में चूने की दिए गए मात्रा से अधिक होने पर उसमें दरार पड़ जाती है। सीमेंट में जब चूना की मात्रा अधिक हो जाते हैं तो इसमें दरार पड़ जाते हैं। एल्युमिना अधिक मात्रा होने पर तुरंत जम जाता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन 64। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव कौन है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मीथेन है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मीथेन है। अब क्वेश्चन 64 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे एलपीजी गैस, प्राकृतिक गैस में मीथेन और इथेन का मिश्रण होता है। मीथेन जिसमें 83% और इथेन 16% होता है। जैसे एलपीजी मिश्रण है नॉर्मल ब्यूटेन आइसोब्यूटेन का। प्रोड्यूसर गैस CO+N2 को बोला जाता है। सीएनजी होता है, इसमें मीथेन होता है CH4, मीथेन का फार्मूला है। जल गैस CO+H2 होता है। बायोगैस CH4+CO2 होता है। मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। अब देख लेते हैं आगे के क्वेश्चन को, जीके के क्वेश्चन को। आगे 76 नंबर के क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद कार्बोहाइड्रेट है। जैसे प्रकाश संश्लेषण के ये फार्मूला दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 72 छूट गया है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में कार्य किया जाता है। भारी जल का प्रयोग किया जाता है, मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे परमाणु रिएक्टर मंदक का क्या काम है। मंदक का काम है न्यूट्रॉन की गति को धीमा करना, और मंदक के रूप में भारी जल और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। परमाणु रिएक्टर में ईंधन जो ऊष्मा उत्पन्न करता है वो ईंधन है। ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। परमाणु रिएक्टर में शीतलक का कार्य होता है नाभिकीय रिएक्टर में उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा अवशोषित करता है। शीतलक के रूप में द्रवित सोडियम का प्रयोग किया जाता है। और नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ का कार्य होता है यह नाभिकीय रिएक्टर में उत्पन्न अधिक न्यूट्रॉन को अवशोषित करना है। इन नाभिकीय रिएक्टर छड़ के रूप में कैडमियम और बोरॉन का प्रयोग किया जाता है। और ओजोन O3 जो परावैंगनिक किरण को अवशोषित कर लेता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सूत्र H2O2 होता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर ये 76 हो चुका है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद, ये फार्मूला आप लोग देख लीजिए 6CO2 + 12H2O। इसे रिएक्शन कराने पर C6H12O6 + 6O2 + 6H2O आता है। तो इनका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। अब देख लेते हैं जीके के क्वेश्चन को आगे। ये क्वेश्चन नंबर 82 है। क्वेश्चन नंबर 82, एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग।
प्रमुख रोग कौन सा है, जो अर्थात जो मजदूर एस्बेस्टस फैक्ट्री में काम करते हैं उनको कौन सा रोग हो जाता है, एम्फेसेमा है। इनके क्वेश्चन नंबर 82 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कोयले की धूलकण से एंथ्रोकोसिस रोग हो जाता है, कोयले की धूलकण से एंथ्रोकोसिस रोग हो जाता है। सिलिका से सिलिकोसिस रोग हो जाता है। लोह के छोटे छोटे कण से सिडिरोसिस या लोहमयता रोग हो जाता है। गन्ने के धूल से बेगासिस रोग हो जाते हैं। कपास के धूल से बायसिनोसिस रोग हो जाते हैं। कपास के धूल से बायसिनोसिस रोग हो जाते हैं। अनाज के धूल से कृषक फुसफुस हो जाते हैं। तंबाकू के धूल से टेबेकोसिस हो जाते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 83। इंसुलिन उत्पादित होता है पैंक्रियाज अर्थात एग्नाशय में उत्पादित होता है। क्वेश्चन नंबर 83 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स को देख लेते हैं। इंसुलिन पैंक्रियाज अग्नाशय द्वारा उत्पादित होता है। अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। इसके लेफ्ट ऑफ लैंगरहैंस के बी सेल से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होते हैं जो रक्त शर्करा को नियंत्रित करते हैं। इंसुलिन हार्मोन के कम स्राव के कारण रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है जिससे डायबिटीज नामक रोग हो जाते हैं। अग्नाशय के अल्फा सेल से ग्लूकागॉन नामक हार्मोन स्रावित होते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। इसमें है कि मानव के शरीर में पैरों की हड्डियाँ जैसे पैरों के फिबुला और ट्यूबुला जैसे पैर में पाए जाते हैं ये हड्डी। अब क्वेश्चन नंबर 84 से संबंधित देख लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को। जैसे फीमर है तो फीमर मानुष की सबसे लंबी हड्डी है, फीमर है। उसके बाद देख लेते हैं रेडियस और अल्ना अग्रबाहु में पाई जाती है। कार्पल्स कलाई में पाए जाते हैं हड्डी। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन 85 को। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो नाइट ब्लाइंडनेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स को देख लेते हैं। विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहा जाता है। इसके प्रमुख स्रोत गाजर, हरे पत्तेदार सब्जी है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 45 से 60 mg विटामिन ए की आवश्यकता होती है। विटामिन ए की खोज हॉफमिस्टर ने किया था जबकि नामकरण फंक ने किया था। ये एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। विटामिन की खोज हॉफमिस्टर और नामकरण फंक ने किया था। विटामिन सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जल में घुलनशील, दूसरे होते हैं वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील बी और सी है, बाकी सभी वसा में घुलनशील होते हैं। इसी शॉर्टकट में आप एडेक भी कह सकते हैं, ADEK एडेक होते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन अगला क्वेश्चन जीके की। क्वेश्चन नंबर 88। वायु का वेग संबंधित है दाब प्रवणता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 88 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स को देख लेते हैं। दाब प्रवणता के कारण चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात उत्पन्न होते हैं। यदि आंतरिक दाब निम्न बाह्य दाब उच्च हो तो वायु की गति बाहर से अंदर की ओर होते हैं, यह चक्रवात कहलाता है। यदि आंतरिक दाब उच्च और बाहर की दाब निम्न हो तो यह वायु की गति अंदर से बाहर की ओर होता है, इसे प्रतिचक्रवात कहते हैं। वायु की गति मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वायु की गति की दिशा का पता लगाने के लिए विंड मिल का प्रयोग किया जाता है। ये एक क्वेश्चन अच्छा है। वायु की गति की दिशा अर्थात किस तरफ वायु बह रही है वो पता लगाने के लिए विंड मिल का प्रयोग किया जाता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन 89 को। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित करता अधिवृक्क ग्रंथि। मानव शरीर रक्तचाप अधिवृक्क ग्रंथि नियंत्रित करता है। इसमें देख रहे हैं क्वेश्चन 89 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स को। मानव शरीर में रक्तचाप अधिवृक्क ग्रंथि से नियंत्रित होता है। एड्रिनल ग्रंथि वृक्क के ऊपर अवस्थित होते हैं। एड्रिनल ग्रंथि को 4S या 3F ग्रंथि भी कहा जाता है। 4S या 3F भी कहा जाता है। थैमस ग्रंथि हृदय के सामने अवस्थित होते हैं। यह ग्रंथि बच्चों में सक्रिय होता है तथा लैंगिक परिपक्वता के पश्चात यह महत्वहीन हो जाते हैं।
यह ग्रंथि लिम्फोसाइट को परिपक्व कर देता है तथा प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाता है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। अब क्वेश्चन नंबर 90 को देखते हैं। कंप्यूटर में वायरस संबंधित है। कंप्यूटर में वायरस क्या है? एक प्रकार का प्रोग्राम है। इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को। कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम से संबंधित है। यह मेलेसियस प्रोग्राम है। कंप्यूटर के कुछ वायरस को देख लेते हैं, जैसे क्रिप्टो लॉकर, आई लव यू है, माई ड्रम, स्टॉर्म बर्म, जैसे अन्ना, कॉर्नी, कोवा, एस्लेमर आदि हैं। यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अपनी अनुलिपि कर सकता है और उपयोगकर्ता की अनुमति के बिना ही कंप्यूटर को संक्रमित कर देता है। सबसे पहला कंप्यूटर वायरस क्रीपर था जो ARPANET पर खोजा गया था। सबसे पहला कंप्यूटर वायरस क्रीपर था। अब देख लेते हैं अगले क्वेश्चन 91 नंबर के क्वेश्चन को। अधातु सामान्यतः विद्युत का कुचालक होती हैं परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। आखिर क्यों? इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें शिथिलबद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन 91 से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स को देख लेते हैं। अधातु सामान्यतः विद्युत का कुचालक होता है परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होते हैं क्योंकि इसमें शिथिलबद्ध रूप से इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ग्रेफाइट के कुछ गुण देख लेते हैं। यह कार्बन के रवादार अपर रूप है। षष्ठफल की संरचना है। sp2 संस्करण होते हैं। इनके उपयोग पेंसिल में इलेक्ट्रोड के निर्माण में किए जाते हैं। कार्बन के दो प्रमुख अपर रूप है, हीरा और अपर रूप है, रवादार अपर रूप और बेरवादार अपर रूप। रवादार अपर रूप में हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, ग्रिफिन आते हैं, जबकि बेरवादार अपर रूप में कोयला, कोक, चारकोल आते हैं। ग्रेफाइट को काला शीशा भी कहा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट जीके के क्वेश्चन को। जैसे यहाँ 98 नंबर क्वेश्चन है, वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस कौन सा है? नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन गैस है। क्वेश्चन नंबर 98 समय कोई एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। पृथ्वी के वातावरण में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 1% अन्य गैस में जैसे आर्गन, नियॉन, ये आदि पाए जाते हैं। नाइट्रोजन का रासायनिक प्रतीक N होता है। इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है। नाइट्रोजन की खोज स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक डेनियल रदरफोर्ड ने 1973 ईस्वी में किए थे। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस गैस प्रभाव पैदा करते हैं। अब देख लेते हैं आगे जीके के क्वेश्चन को। अब शायद आगे जीके के क्वेश्चन नहीं है, इसमें मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन कोशिश कीजिएगा आप लोग अपने से बनाने के लिए, क्योंकि मैं सबसे पहले चाहता हूं कि जैसे प्रत्येक मैथ का चैप्टर हो उसे थियोरी और प्रत्येक टाइप का 1-2 क्वेश्चन बता करके फिर आप लोग को मैथ का मिक्स क्वेश्चन करवाऊंगा, तो आप लोग के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ये PDF जो है टेलीग्राम पे दीप एजुकेशन 01 करके एक ग्रुप बना हुआ, उसमें मैं अभी डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ से मैथ रीजनिंग ज़रूर बनाइएगा। मैथ रीजनिंग ईजी है, फिर भी आप लोग बनाइएगा, क्योंकि इससे आप लोग को ये पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को आप लोग कोशिश कीजिएगा कि टेलीग्राम ग्रुप में हम ये PDF डाल देंगे, वहाँ से आप लोग लेकर के बनाइएगा, और जहाँ दिक्कत होगा वहाँ टिक करके रखिएगा, मैं फिर कराऊँगा। पहले मैं सोच रहा हूँ कि जैसे प्रत्येक चैप्टर है उनका थियोरी और सब टाइप का 2-3 सवाल आप लोग को करवा दूँ, उसके बाद आप लोग के लिए भी सहूलियत होगा। और आप लोग से एक और रिक्वेस्ट है, जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो में क्या कमी रह गया है, क्या हमें सुधार करना चाहिए, इससे संबंधित आप लोग अपना ज़रूर राय प्रकट करें, ताकि आप लोग के लिए मैं बेस्ट कर सकूं, क्योंकि मैं भी अभी नए हूं, तो इसलिए आप लोग भी कुछ हेल्प कीजिए
और साथ साथ आगे बढ़ेंगे। दोस्त, आज की सेशन को यहीं तक रखते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।